पीरियड था और मैं घूम रहा था फतेह सागर लेक है उसके किनारे। एक व्यक्ति वहाँ पे सिगरेट पी रहा था और बगल में डस्टबिन था और चूंकि वह जस्ट वहीं पे था और पैजामा कुर्ते में था, तो लोगों को पता नहीं था कि मैं पुलिस वाला हूँ। तो ऐसे करके उसका जो ऐश है वो नीचे पानी में गिरा रहा था। तो एक बार किसी ने मना किया कि आप डस्टबिन में डाल दीजिए, दूसरी बार मना किया, तीसरी बार उसने हाथ पकड़ लिया उसका। तो कहा कि हु आर यू, आपको क्या लेना देना, मैं इसको ये तालाब में डालूं या बाहर डालूं? तो बोला कि मैं आई एम ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस सिटी। हाँ, ये दूर दराज से बताओ, जो कि मुझे मीडिया में इंटरेस्ट था। तो आपने आप देखा मेरे बाल अभी कम है, मेरे कमर तक बाल थे ऐसे। आपको रखने के लिए नहीं कह रहा हूँ आपको, कॉलेज में और हमने भी जीन्स फाड़ी है जो बच्चे फाड़ लेते, और जूते हमने भी कलर किए हैं, कान में कुंडल लगाता था, अभी भी है छेद ये। तो अपने को जो, बट ऐसा नहीं है, इसके लिए ऐसा नहीं है कि मुझे कोई नशा करने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि ये सही है तो आपको करना चाहिए। वेशभूषा से या बाल बढ़ाने से आपके व्यक्तित्व में, देखने में फर्क पड़ सकता है, आपके सोचने के ढंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। Girls, you won't be able to stand over here. You need to accommodate yourself. है ना? That camera, you need to take into account that as well. Yes, sit down. ये सर मेरी स्कूल की बच्चे हैं। मैं एक्सक्लूसिवली गर्ल्स के लिए एक स्कूल चलाता हूँ, मिहाई। ये वहाँ से आई हैं सर। बैठिए सर। बुद्ध की धरती से पधारे हैं और सांख्य दर्शन के प्रणेता भगवान कपिल की भूमि पर आपका स्वागत है। ये धरा मां करणी की है, ये धरा भगवान जंबेश्वर की है, ये धरा तेजाजी महाराज की है, ये धरा महापुरुषों की धरा है। और आप आज यहां पर एक सेनापति के रूप में पधारे हैं। इस सेनापति को, इस शिक्षक का प्रणाम स्वीकार हो सर। ये बीकानेर का बड़ा सौभाग्य है कि आपने जब से यहां का शीर्ष नेतृत्व पुलिस में संभाला है, निसंदेह अपराध रोके नहीं जा सकते, लेकिन अपराधों के अन्वेषण में जो गति आपने दिखाई है, लोगों में जो पुलिस के प्रति विश्वास जगा है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं? कुछ समय पहले, मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चों ने देखा था, पूरा पुलिस प्रशासन गुलाब का फूल हाथ में लेकर के हर आदमी का रविंद्र रंगमंच पर सम्मान कर रहा था। यह सर की देन है। सर ने यह सिद्ध करके बताया कि जब शीर्ष नेतृत्व संवेदनशील होता है तो पूरा महकमा संवेदनशील होता है। आपके इस स्टिंट में यहां पर हर व्यक्ति इस बात से पूरी तरीके से मुतमईन है कि अब अगर वो पुलिस के पास में अपनी समस्या लेकर के जाएगा तो उसका समाधान होगा। आपने बीकानेर पूरे संभाग के लोगों को आश्वस्त किया है सर। हम सारी जिंदगी आपके सदैव ऋणी रहेंगे। इतने बड़े अधिकारी होने के बावजूद कितने सहज हैं, कितने मृदुल हैं, कितनी आत्मीयता से मिलते हैं। आपने बीकानेर में संगठित अपराधों की कमर तोड़ दी। आपने नशीले पदार्थों पर वो शिकंजा कसा कि अब यहां से सभी लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। अवैध हथियारों पर आपने कार्यवाही की है। आपने हर उस संगठित अपराध की कमर तोड़ी है जिससे बीकानेर की जनता त्रस्त थी। सर, मैं इन सभी युवाओं के माध्यम से आपको पूरे बीकानेर की तरफ से शुक्रिया कहता हूं सर। आपकी उपस्थिति ने हमारा हौसला बढ़ाया है सर। आपकी उपस्थिति ने हमारा मान बढ़ाया है और आपकी उपस्थिति ने हमें यह सिखाया है कि जीवन में जो निर्धारित किया जा सकता है उसे हासिल किया जा सकता है। आज आपकी जो उपस्थिति यहां पर है, हम उम्मीद करते हैं कि आपके मार्गदर्शन में हमें भविष्य में यहाँ से कुछ IAS मिलेंगे और कुछ IPS मिलेंगे और हमें कुछ देशभक्त मिलेंगे
जो जाति धर्म और संप्रदाय से परे होकर के सिर्फ देश के भले के लिए सोचते हैं। आपको पहला ऐसा आईजी देखा जो सड़क पर अतिक्रमण तोड़ने के लिए स्वयं मौजूद है। ऐसा पहला इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बीकानेर हमने देखा जो जब नाकेबंदी होती है तो खुद खड़े रहते हैं। ये बहुत रेयर है सर, यू आर वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। वी लव यू सर। और अब मैं चाहता हूं कि ये जो बच्चे हैं ये आपके उद्बोधन से लाभान्वित हों सर। ये मैं बैठिए। परम आदरणीय किशोरी जी और आपकी टीम और बच्चों, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार आप लोगों से मिल रहा हूँ, चूँकि शायद आपको पता नहीं है बीकानेर पुलिस की सोशल मीडिया टीम, ये मैं नहीं कह सकता कि सर्वश्रेष्ठ है, बट सर्वश्रेष्ठ में से एक है। तो आपके यहाँ जो चर्चाएं चलती है इस पर भी हमारी नज़र रहती है। और जिस मनोयोग से आप सभी इस परिचर्चा में भाग लेते हैं और आपके शिक्षक हैं, वो आपके ही नहीं हजारों लोगों के मार्गदर्शक हैं और उनके प्रेरणा स्रोत हैं, और जिस ढंग से वो आपको मोटिवेट करते हैं ये भी श्लाघनीय है। मैं यहाँ पे एक पुलिसकर्मी की हैसियत से नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ जब गांव और कस्बों और ढानियों में जो ख्वाब पलते हैं तो उस ख्वाब को पल्लवित होने में कितना समय लगता है। मैं भी एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। ऐसे मेरे पिताजी प्रशासनिक सेवा में थे, परंतु मैं एक बहुत ही छोटे से गांव का रहने वाला हूं। आज भी मेरा जो घर है वो गांव में ही है। मेरे तो जब अगर मैं यहाँ से छुट्टी लेके जाता हूँ तो गांव में ही रहना होता है। शहर में थोड़े समय के लिए रहना होता है, परंतु गांव ही मेरा आवास है, वहीं रहता हूँ। कुछ एक लर्निंग पॉइंट्स जो ज़िंदगी में मैंने अपने जीवन के दौरान सीखे, जैसा कि आपके सर ने कहा था कि आप अपने जीवन के जो क्षण हैं, कुछ कभी उतराव आया होगा, कभी चढ़ाव आया होगा, इससे बच्चों का मार्गदर्शन करें। तो मैं छोटा मोटा कवि भी हूँ, तो मुझे युवाओं की शक्ति में काफ़ी भरोसा है। और कॉलेज के दिनों में जब आप लोग की तरह था तो मैं भी कविताएं करता था। हिंदी के साथ संस्कृत में भी कविताएं लिखता हूँ। तो मैं पहले संस्कृत में सुनाऊंगा, फिर उसका अनुवाद आपको करके बताऊंगा। कविता का शीर्षक है आशा दीपः। समुपस्थितोऽस्मि सर्वत्राहम पृथिव्या आकाश पर्यंतम, परंच कः शृणोति मां। शृणोति आम शृणोति यद्दिवसे शृणोति तद्दिवसे आ सदा कतात राजघाट पर्यंतम। हे राम हो राम अहो राम इति उद्दिघोष्यते। कहने का मतलब ये है कि जो युवा हैं इस देश के आशा के स्रोत आप ही हैं, परंतु इस शक्ति का विश्वास हम सबों को नहीं होता, हमारे समाज को नहीं होता। तभी हम याद कर पाते हैं जब राजघाट पे महात्मा गांधी के शहीद दिवस मनाते हैं, या कोई और भी महापुरुषों का शहीद दिवस मनाते हैं, या जन्मदिन मनाते हैं, या स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो हमें उस दिवस का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर देश को आगे बढ़ना है तो इस युवा पीढ़ी को ही इस देश को आगे ले जाना है, और जो आपके जो गुरुजन हैं इन लोगों के मार्गदर्शन में ले जाना है। इससे मैं आगे शुरुआत करूंगा। आपने ज़्यादातर लोगों के घर पे छत होगा, छत देखा है आपने? कभी कोई ऐसा घर देखा है जिसमें कि कोई सीढ़ी ना हो? तो ये जो सर है आपके वो सीढ़ी है। तो जिसने भी उस छत पे पहुंचना है उस सीढ़ी का सदुपयोग करने आना चाहिए। और सीढ़ी को संस्कृत में बोलते हैं अवतरणिका। मतलब कि उस सीढ़ी से ही आपका अवतार हो सकता है। अवतरणिका मतलब अवतरित होंगे। तो जब तक उस सीढ़ी का सही ढंग से आप उपयोग नहीं कर पाएंगे तब तक उस छत पे हो सकता है कि एक दो लोग कूद के भी पहुंच जाएं, बट
तो सही मार्ग वही है कि सही ढंग से उस सीढ़ी का उपयोग करते हुए आप छत पे पहुंचे। दो तीन बातें हैं जो जीवन में मैं उनसे रूबरू हुआ। एक उदाहरण है कि मैं पहले एलाइड में था, इसके पहले मैं एक पत्रकार था। तो और जो अभी आपका जो वो चरण चल रहा है, जो +2 के बाद का जो क्षण होता है, कभी कोई पायलट बनना चाहता है, फिर वो देखता है कि किसी जो हर पत्रकार से मुलाकात हो जाती है तो कहता है नहीं मैं पत्रकार बनूंगा। इसी दौरान कोई घोर पीड़ा में हो या आपके पिताजी की तबीयत खराब हो जाए, भगवान न करे, और कोई डॉक्टर निकल के आता है या महिला आती है और उनको ठीक कर देती है, तो आपको लगता है कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना चाहिए समाज से। तो उस उहापोह की दौर से मैं भी गुजरा हूँ। तो इस दौर में अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे आपका मन लगता है। जिस काम में मन लगता है, हो सकता है आप स्वीपिंग का भी काम कर रहे हो, अगर उस काम में आपको मन लगता है तो वही करना चाहिए। आपने देखा है अभी बहुत सारे बांसुरी वादक जो जर्मनी, वेनिस, कहाँ प्रदर्शन करते हैं और देश का नाम आगे करते हैं। अगर पुराने ढंग से सोचे तो कोई कहेगा कि बांसुरी वादक मेरा बेटा तो बांसुरी वादक नहीं होना चाहिए। मगर अगर मुझे ये ऑप्शन दिया जाए कि मेरा बेटा मेरे पास आकर के बोले कि मैं तबला बजाना चाहता हूँ, मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना चाहता, तो मुझे लगता है मैं तो 100% उसके साथ हूँ। क्योंकि अभी ये देश संभावनाओं का देश है, सबसे ज़्यादा युवा फोर्स हमारे पास है, युवाओं की फौज है। और युवाओं की फौज का मतलब है कि इनकी जो ऊर्जा को चैनलाइज करना बहुत आवश्यक है। जैसे आपकी ऊर्जा है, हमारे पास ऐसे प्रकरण भी आते हैं जब बच्चे हैं उनको कहते हैं कि हम आपको आईफोन दे देंगे, उनसे फिर अपराध कराते हैं कि आपको तो ये पिस्टल है, सिर्फ ट्रिगर दबाना है, घर के बाहर दबा करके आना, ये आईफोन आप ले जाओ डिसेंट मॉडल। उसको लगता है एक ही तो ट्रिगर दबाना है और उसके बाद उसके अंत की शुरुआत होती है। तो अपने को किसी भी शॉर्टकट में विश्वास नहीं रखने। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कहीं भी आप यहाँ पे कोई अच्छा बिजनेस खोलना चाहते हैं, अच्छा टीचर बनना चाहते हैं, सरकारी सेवा में जाना चाहते हैं, तो देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ। कुछ एक केस में शॉर्टकट से कोई कहीं पे पहुंच सकता है, पर ज़्यादातर केसेस में यही देखा गया है कि जो मेहनत से आगे बढ़ते हैं उसको चेरिश करते हैं। अगर आपने काफ़ी मेहनत से पढ़ाई की है और कहीं आप पहुंचे हैं तो आप उसको चेरिश करेंगे आने वाले समय में। मैं स्कूलों में जाता हूं, चूँकि अभी जैसा फरमा रहे थे कि अभी जो चिट्टों का और नशीले पदार्थों का सेवन बढ़ रहा है, तो मैं चाहता हूं कि मैं व्यक्तिगत तौर पे आप लोगों से बातें करूं। तो एक स्कूल में जाना हुआ, वहाँ पे बच्चे आर्मी में जाने की ट्रेनिंग लेते हैं। स्कूल का नाम लेना उचित नहीं होगा, बट मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि जो वहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग में एक दूर दराज के गांव की बच्ची फर्स्ट आई और उसको इनाम मिला, तो वो एनडीए की तैयारी करेगी। तो मैंने उसको बुला करके कहा कि बेटे मैं आपके साथ हूँ, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो उन आंसुओं को संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। मैं 5 जिलों में एसपी रहा, तो इतने सारे हो सकता है काम किए हों, मगर कुछ एक काम मुझे याद हैं। मैं इसके पहले बूंदी जिले में एसपी था। मैं शायद किशोरी जी को भी उदाहरण सुना चुका होऊंगा, रिपीटेशन हो सकता है, बट मुझे ये कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है। तो उन दिनों मेरी शादी भी नहीं हुई थी, मैं युवा था, तो उसमें स्फूर्ति ज़्यादा थी, तो गांव के लोगों से ही मिलना जुलना होता था। तो एक गांव में गया, वहाँ पे एक महिला आई और कही कि एक जो लड़का है वो मेरी बच्ची को छेड़ता है, और ये मुझे नहीं करना चाहिए था, परंतु उत्साह में आकर के, या जो आप कहिए कि यौवन का जोश है, मैंने उसको बुलाया और सबके सामने उसको एक थप्पड़ लगाया। कहा कि भाई ये बच्ची बहुत मुश्किल से तो ये अपने गरीब माँ बाप की बेटी है, स्कूल तक जा पा रही है, और तुम्हें इससे कुछ फ़ायदा नहीं होना है। मैंने थानेदारों को कहा कि अगली बार से अगर शिकायत आए
तो इसको बिना दिमाग लगाए हुए इसको आप सबसे पहले हवालात के अंदर डालो। पता नहीं, चूंकि पब्लिकली उसका ह्यूमिलिएशन हुआ था, तो वो जो लड़का था वो गांव छोड़ करके बॉम्बे चला गया, और इस दौरान 1-2 साल निकल गए और वो लड़की स्कूल जाने लग गई और उसका 10th का रिजल्ट आ गया। तो उसके घर में छोटा सा घर था, उसमें अमरूद का पेड़ था। अब ये कहानी यहीं तक खत्म होती है। उसके बाद मैं 12 SP हूँ और वहाँ पे कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो रखी है। लोग कोई कह रहा है SP मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, और मेरे सारे दरबार घर के बाहर लगे हैं। सुबह से दोपहर हो गया और लगभग 3 बजे का समय है। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति मेरे घर के बाहर बैठा हुआ है, और मेरे जो वहाँ पे साथी हैं जो हमारी सुरक्षा में लगते हैं, उनको कह रहे हैं कि मुझे साहब से मिलके जाना है, उनसे व्यक्तिगत काम है। तो लोगों ने कहा यार भाई यहाँ पे आंदोलन चल रहे हैं, ऐसा क्या काम है हमें बता दो। मैंने कहा कि मुझे साहब से ही मिलना है। मेरी पत्नी ने कहा है कि आप साहब से मिलकर और ये इस काम के संबंध में बात करोगे। तो लोगों को जिज्ञासा हुई, उसे लगा कि हो सकता है कोई असामाजिक तत्व हो। तो उसके जूट का बैग था, तो उसको चेक किया गया, तो उसमें अमरूद निकले। तो उनको शंका हुई कि इसमें बम वगैरह तो नहीं है, तो उसको चेक किया। जैसे कितनी हम जो इस जीवन में किस तरह से आप भौतिकतावादी हो जाते हैं और भावनाओं को नहीं समझते, उसको चेक किया गया जो भी डिस्पोजल जो होते हैं इक्विपमेंट से। उसके बाद फाइनली मुझे ये खबर पहुंचाई गई कि साहब एक बूंदी से एक दबलाना एक जगह है, वहाँ से एक बुजुर्ग आया हुआ है, वो आपसे मिलना चाहता है और अमरूद लेकर के आए। मुझे भी समझ में नहीं आया, चूँकि आप अपने जीवन में बहुत सारे काम करते हैं जो भूल भी जाते हैं। मैं वो रिकॉलेक्ट नहीं कर पा रहा था, तो मैं आया, मतलब जी फरमाइए, मैं आपकी क्या क्या मदद कर सकता हूँ। तो उसके पास बहुत सारी कहानियाँ थी कहने के लिए, मतलब कि वो अपने से ना जो भावनाओं के अतिरेक से बहा जा रहा था। कह रहा था साहब आप मेरे गांव आए थे, और उसने कहना शुरू कर दिया। मुझे भी समझ में नहीं आया। फिर उसने कहानी बताई कैसे मेरी पत्नी ने मेरी बच्ची को ढाढ़स बनाया, मेरी बच्ची स्कूल गई, स्कूल में उसने कहा कि SP साहब ने कुछ उसको थप्पड़ लगाया, अब निर्भीक होकर के पढ़ूंगी, और ज़्यादा मेहनत किया, और 10th में वो पास कर गई। तो पास करने के बाद उसके घर के अमरूद में पहली बार अमरूद लगा, तो उनकी जो पत्नी थी उनको याद आया कि भाई ये पहला अमरूद SP साहब को जाना चाहिए। मुझे सेवा में आए हुए लगभग 23 साल हो गए। मैं जर्नलिस्ट से लेकर के अभी तक की सेवाएं गिन रहा हूँ, बट मुझे लगता है हम में से हर एक को उस अमरूद की आकांक्षा होनी चाहिए। जीवन में बहुत सारे थोड़ा द्रवित भी हो जाता हूँ, बट मुझे लगता है ये सब स्टोरीज आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद करेंगी। बहुत सारे पदक भी मुझे मिले हैं, अवार्ड भी मिले, और मुख्यमंत्री महोदय ने भी सम्मानित किया, उसके ऊपर के अधिकारियों ने भी किया। बट मुझे लगता है ये घटना मुझे अंदर से झकझोर गया कि जाने अनजाने में किसी अच्छे व्यक्ति का अच्छे मन से, अच्छे उद्देश्य से किया गया कार्य शायद आपको याद ना हो, बट उसके जीवन में वो परिवर्तन ला सकता है। हम में से हर एक आदमी जो सड़क पे चलता है, कोई काम करता है, आपके द्वारा किया गया एक छोटा सा अच्छा कार्य किसी के जीवन को एक नया मोड़ दे सकता है, नई ऊंचाइयां दे सकता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा हम ऐसा कार्य करें कि लोग उसका उदाहरण पेश करें, बजाय इसके चूँकि आप सभी छात्र हैं, और किशोर जी ने कहा था कि आप मेरे आने से आपको अध्ययन में या मनन में मदद मिले, तब फिर मैं अब मुद्दे की बात में आऊँगा। आ गया है। जब आप पढ़ाई करते हैं, ये मेरे जीवन के लर्निंग पॉइंट्स हैं। हो सकता है जो आप में आपकी पर्सनालिटी टाइप में फिट नहीं बैठते हो, तो उसमें से आप चीज़ों को हटा भी सकते हैं। कोई भी विद्यार्थी, मुझे लगता है क्लास 10 एबव के लोग हैं यहाँ पे। हाँ, तो मुझे जब एक तो आपकी दिनचर्या सही होनी चाहिए। एक चीज नोटिस करें सर कि छात्र जीवन में
अच्छा, मैं स्कूलिंग ही बता दूं। मैंने स्कूलिंग की है, एक नेतरहाट पब्लिक स्कूल है, पलामू में है, आप गूगल करके देख सकते हैं। उसमें बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स पैदा हुए, साइंटिस्ट पैदा हुए, बहुत सारे लोग आए। और हमने कॉलेज की है जिसमें खाने से पहले भी मंत्रोच्चार करते हैं, जब कहीं जाते भी हैं तो मंत्रोच्चार करते हैं, और जब सोने से पहले भगवान को धन्यवाद देते हैं कि भगवान आज का दिन अच्छा गुजरा। उस स्कूल ने डिग्निटी ऑफ लेबर मुझे सिखाया। उस स्कूल में कोई भी नौकर नहीं है। जो जैसे हम आश्रम में रहते हैं, जैसे आपके हॉस्टल्स होते हैं, तो वहाँ खाना बनाने के लिए कुक होता है, बाकी सफाई का काम, शौचालय क्लीन करने का काम, सारा काम बच्चे खुद करते हैं। तो इसलिए अगर आज हमारे घर में कोई नौकर नहीं आता है तो थाली वाली साफ करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। तो मुझे वो चीज़ें नहीं लगती, क्योंकि मैं तो बचपन से करता आया हूँ। और जब मैं कॉलेज में गया, मैं अपनी कॉलेज की बात बताता हूँ, जब वहाँ से बिहार से जब स्टीफेंस कॉलेज में गया, वो पूरा अंग्रेजों का, मतलब कि जहाँ पर लोग अंग्रेजी ज़्यादा बोलते हैं। किशोरी जी इसमें दक्ष है तो वहाँ अंग्रेजी ज़्यादा बोलते हैं। तो वहाँ पे जो नीचे वाले जो कारिंदे थे, जो आपका कमरा साफ करने के लिए आते हैं, या बेड कवर ठीक करने के लिए आते हैं, या आपके मेस में काम करते, और मुझे बहुत सम्मान करते। तो लोगों को लगता है यार कि मतलब कि ये या तो किसी मंत्री का बेटा है या किसी पॉलिटिशियन का बेटा है। ऐसा कुछ है नहीं, मैं तो गांव का एक लड़का हूँ। तो स्कूल में मेरे यहाँ हर एक व्यक्ति को जी बोलते हैं, सम्मान के साथ। जैसे अगर धोबी को बुलाना है तो धोबी जी, मोची को बुलाना है तो मोची जी। तो कोई भी वहाँ पे काम करने के लिए आता तो बोलते कि हाँ राम कुमार जी, श्याम जी। कोई जाता तो दूसरे लोग बोलते श्याम इधर आओ, हम बोलते श्याम जी इधर आइए। तो वो चीज़ें उनको इतना टच कर जाती कि वो लोग फिर वो लगता है कि ये तो हम में से ही एक है। और इसी कारण से मेरा जो काम नहीं होना वाला होता था वो भी हो जाता था। सबसे इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जहाँ पे रहते हैं, अपने साथ रहने वालों को कैसे ट्रीट करते हैं। जैसे आप में से बहुत सारे लोग अमीर भी होंगे, मध्यम वर्गीय भी होंगे, सामान्य परिवार से भी आती होंगे। आपके साथ रहने वाले, मतलब आपने एक अभी फोटोग्राफ्स देखा होगा, गूगल पे आता है, उसमें व्लादिमीर पुतिन 2 राष्ट्रपति हैं, तो उनको पेट गिफ्ट किया गया है। तो एक पेट को तो ऐसे करके उठा रहा है और एक उसको प्यार से गले लगा रहा है। तो ये कितना कंपैशनेट है आप में कितनी आत्मीयता है, ये दिखाती है कि कैसे आप अपने पेट्स के साथ बिहेव करते हैं, अपने नौकरों के साथ बिहेव करते हैं। अगर आप नौकरों के साथ सही से बर्ताव नहीं करते तो किसी भी हालत में अपने सीनियर से, अपने अधिकारी से, अब किसी से भी अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके टाइप में चला आता है कि आपको इस तरह से बिहेव करना है। आप टेम्परामेंटल हो जाते हैं, परिस्थिति जन्य कि इस परिस्थिति में मुझे ऐसे बिहेव करना है। अरे आपका एक ही टाइप होना चाहिए। आपके साथ जो नौकर काम कर रहा है उसको भी उतना ही सम्मान का है क्या जितना कि आपको खुद का। ये सब चीज़ें जरूर, ये नहीं है कि आप आईएएस बन जाए या हमारी तरह आईपीएस बन जाए तब सीखें। ये तो नेचुरली आप में आना चाहिए। जब आपकी अपब्रिंगिंग में ही आना चाहिए। आपको लगे कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो आपको उसके साथ खड़े मिलने चाहिए। खड़े मिलने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर जा कर के आप लड़ाई करें। आपका 100 नंबर दिया हुआ है, आप देखें कोई घटना हो रही है, सरकार ने 100 नंबर डायल कर दें, आपने अपना काम कर दिया। और इतने हर एक समाज, हर एक देश छोटे छोटे चीज़ों से ही बनता है। एक और उदाहरण मैं कोट करूंगा। मैं उदयपुर में था। ये सब सारी चीज़ें हैं जिससे लगता है कि अभी भी ह्यूमैनिटी जिंदा है, मानवीयता जिंदा है। अभी भी जो ये देश, ये समाज चल रहा है इसीलिए कि ऐसे लोग इस दुनिया में अभी भी जिंदा है। मैं मेरी ट्रेनिंग का पीरियड था और मैं घूम रहा था फतेह सागर लेक है उसके किनारे। एक व्यक्ति वहाँ पे सिगरेट पी रहा था और बगल में डस्टबिन था, और चूंकि वजह से वहीं पे था और पैजामा कुर्ते में था तो लोगों को पता नहीं था कि मैं पुलिस वाला हूँ।
तो वो ऐसे करके उसका जो ऐश है वो नीचे जमीन पानी में गिरा रहा था। तो एक बार किसी ने मना किया कि आप डस्टबिन में डाल दीजिए, दूसरी बार मना किया, तीसरी बार उसने हाथ पकड़ लिया उसका। तो कहा कि हु आर यू, आपको क्या लेना देना मैं इसको ये तालाब में डालूं या बाहर डालूं? तो बोला कि मैं आई एम ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस सिटी। हाँ, ये दूर दराज के लोग इस झील को देखने के लिए आते हैं। हाँ, और आप मेरी झील को ही बर्बाद कर रहे हैं, हमारे जीवन के साथ खेल रहे हैं। सो आपको इसको डस्टबिन में डालना पड़ेगा। तो मुझे लगता है हमें ऐसे रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स की जरूरत है। और अपनी बात ही रख रहा था वो। मुझे लगता है कुछ डाइवर्जन ले लिया हमने। नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल यही चाहिए सर। दिनचर्या ऐसा हो जो आपको अच्छा लगे। जब आपको उठना है, जो कि कुछ स्कूल जाना ही है या कॉलेज जाना ही है, जो आपको अच्छा लगे, सबसे पहले उठने से पहले आप आस्तिक हो, नास्तिक हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जिसमें भी आपकी आस्था है, मनन करना चाहिए कि आज का दिन मैं शुरू कर रहा हूँ, हे भगवान, हे यीशु, हे अल्लाह, आप मुझे आज शक्ति दो कि हम जो भी करें अच्छा करें। बस इसमें 2 सेकंड लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। और चूंकि मैं ये करता हूँ इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, अगर मैं ना करूँ तो ना कहूँ। सुबह निकलने से पहले और ऑफिस में बैठने से पहले, जाने से पहले धन्यवाद देने का कि आज का दिन शुरू कर रहा हूँ। सो आप जो भी आपके हवाले, कोशिश करूँगा अच्छा करूँ। उसके बाद जब आप जाते हैं तो सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत आपको होनी चाहिए। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ने से आपकी विश्लेषणात्मक शक्ति बढ़ेगी। हिंदी में पढ़ें, अंग्रेजी में पढ़ें, जो एनालिटिकल पावर, अगर उसमें भी अगर हेडलाइंस पढ़ने में आपको 2 मिनट लगेंगे, आप जो संपादकीय हैं वो काफ़ी बोरिंग होता है। क्योंकि इस तरह की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो आपको संपादकीय पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि विभिन्न मुद्दों को वो उठाते हैं, उसके प्लस पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है, आज वैश्विक स्तर पे इस संबंध में क्या सोचा जा रहा है, इस पे पूरी चर्चा रहती है। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि हर एक दिन नहीं पढ़ पाते हैं तो आप वीकली भी आता है, जो संडे सैटरडे आप फ्री रहते हैं, उस दिन का संपादकीय पढ़ें, बट पढ़ने की आदत जरूर डालें। उसमें से 1-2 संपादकीय आपको अच्छा लगे तो आप उसकी कटिंग करके रख लें। जब आप व्यस्त ना हो तो उसको देख सकते हैं दोबारा, क्योंकि जब आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करेंगे तो इन सभी चीज़ों को कर चुके होंगे तो आपको दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि शायद किशोरी जी ने आपको बताया होगा कि ज़्यादातर जो जनरल स्टडीज के सवाल आते हैं वो क्लास 10-12 के लेवल के ही आते हैं। तो इस लेवल पे अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको ज़्यादा उसमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने ऑप्शनल पे ध्यान दे सकते हैं, किसी में, बैंकिंग में या कहीं पे, क्योंकि बेस आपका मजबूत होना चाहिए। तो जो कंटेम्प्रेरी चीज़ें जो चल रही हैं, जो समीचीन जो चीज़ें चल रही हैं, उसमें क्या वाद विवाद हो रहा है, कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, फिर आपको याद करने की आवश्यकता नहीं रहती। जो मैंने किया वो मैं कह रहा हूँ, सुबह सुबह अगर हो सके, अगर आप जैसे अब मान लीजिए 10 बजे आप स्कूल जाते हैं तो 8 बजे के लगभग एक BBC हिंदी आता है, आप 8:30 बजे आता होगा, समय वही रहता है, 7 बजे भी आता है, एकदम आपको संक्षिप्त में वो बताता है, वो सारे अच्छे उसके उद्घोषक होते हैं, आपको सुनने में भी मज़ा आएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे किशोरी जी बोलते हैं एकदम वैसे ही आवाज़, इतनी सार गर्भित और इतनी, वो आवाज़ आपको आकर्षित करेगी। तो आप जब सुनेंगे आपको आप अगर आपने 6 महीना सुन लिया, उसके बाद 6 महीने के बाद जब आप पिकनिक पे भी जाएंगे तो छोटे वाले रेडियो लेकर के जाएंगे, वो आपका एडिक्शन बन जाएगा। तो हर एक दिन का जो विवेचना होती है उसमें कि भाई इराक में बम बना रहा है कि नहीं बना रहा है, आपके अभी वर्ल्ड फूड क्राइसिस है कि इंडिया ने चावल बाहर बेचने से मना कर दिया, तो इंडिया के क्या सिनारियो हैं, वर्ल्ड में इसका क्या इम्पैक्ट होगा, आपके जो सब कॉन्शियस में ये रजिस्टर होता जाता है। उस
रेडियो सुनने के दौरान आप दूसरा काम भी कर सकते हैं, अपनी ड्रेस भी तैयार कर सकते हैं, आपका रेडियो चलता रहेगा। ये मत समझिए कि आपके दिमाग में नहीं जा रहा है, वो ऑलरेडी रजिस्टर हो रहा है। इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको व्यक्तिगत कोई एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है, सब कॉन्शियस माइंड में ये सारे रजिस्टर होते जा रहे हैं। फिर जब आप स्कूल में जाएं तो लिखने पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आपने लिखने की जो एबिलिटी है, जो एनालिसिस है, वो अच्छी होनी चाहिए। तो जैसे टीचर ने कोई चीज़ पढ़ाया, आप 5 लाइन ही लिख लें, एक चैप्टर पढ़ाया वो आपको एग्जाम में भी मदद करेगा। क्योंकि सिविल सर्विसेज का कोर्स इतना वास्ट है, आप पूरा यहाँ से वहाँ तक किताबें भर दें। जैसे हम लोग की तैयारियों में तो यहाँ से शुरू होती थी और यहाँ वहाँ तक किताबें रहती थी। तो फिर हमारे सीनियर्स ने भी कुछ बताया, हमने भी, अब हम आपको बताने की स्थिति में है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो जब आप कंसाइज लिखना शुरू करेंगे तो बड़ी बड़ी बातें छोटी छोटी करने में उसे लिखेंगे, या कोई भी जहाँ पे कि आपको एक्सप्लेनेटरी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, तो आप उसके मास्टर हो जाएंगे। आपको फिर वो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे इन्होंने 1 घंटे में पढ़ाया, आप जस्ट 5 लाइन में उसको कंसाइज कर सकते हैं, और आपके हैबिट में आ जाएगा। वही प्रतियोगिता परीक्षाएं चाहती हैं कि सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, इंफॉर्मेशन प्रीलिम्स में हो सकता है, उसको कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, किसी चीज़ को देखने का नज़रिया क्या है, और उसी नज़रिए के आधार पर आपको नंबर मिलते हैं। इसके बाद जब आपकी कोई भी, मान लो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का पढ़ने का व्यवहार एकदम साइंटिफिक होना चाहिए। आपको लगता होगा हिस्ट्री रटंत विद्या है, हिस्ट्री मेरे पास ऑप्शनल था इसलिए मैं बता रहा हूँ। हिस्ट्री से ज़्यादा वैज्ञानिक कोई चीज़ हो ही नहीं सकता। शुरू नॉन सेडेंटरी लाइफ से शुरू होता है, जब पाश्योर लैंड्स में जाते हैं, फिर एक स्टेब्लिश जगह पे आते हैं, सेडेंटरी लाइफ होता है। उसके बाद समाज के पास वेल्थ होता है, वेल्थ की सुरक्षा के लिए एक तंत्र गढ़ते हैं। उसके फिर राजा होता है, राजा के बाद लोगों को लगता है कि राजा तो अन्याय कर रहा है, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है। अगर आप देखेंगे ना तो आपको पूरा सीढ़ी समझ में आएगी चीज़ें। ये आपकी जो मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न इंडिया भी देखें, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, सब स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं है कि गांधी जी कोई हवा में नहीं सोच रहे हैं, एवरीथिंग इज सिस्टमैटिक। उसी ढंग से अगर आप पढ़ेंगे कि जिस ढंग से ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो फिर आपको एकदम ये रटंत विद्या की जरूरत ही नहीं है कि ये हुआ तो ये हुआ, ये हुआ तो ये हुआ, और एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। एक दिन में सिर्फ एक 30 मिनट का हो सकता है सेशन ले पाऊंगा आप लोगों को मैं कि आधुनिक भारतीय इतिहास, जो आपको लगता है वो सारे डेट्स हैं, इसमें ये घटनाएं घटी, एकदम साइंटिफिक ढंग से पढ़ाऊंगा। जैसे नहीं होता है कि K2CR2 7 + H2SO4 = दे, ऐसा है। मतलब कि सिर्फ ये तो मॉडर्न की बात कर रहा हूँ, एंशिएंट तो समझेंगे तो एकदम ही लगेगा कि ये तो पूरा ही वैज्ञानिक है, हर एक चीज दूसरे से जुड़ी हुई है। तो अगर चीजों को जोड़ के रखें, एक समावेशी दृष्टिकोण रखेंगे, तो आने वाले समय में ये चीजें आपको मदद करेंगी। इसके अलावा अगर हिंदी में पारंगत है तो एक हिंदी न्यूज़पेपर की आदत होनी चाहिए। कोई भी आपके घर में भी पिताजी भी रखते होंगे, नहीं रखते होंगे तो आप ऑनलाइन देख लीजिए, ऑनलाइन भी बहुत ही चीप मिलती है। नहीं भी मिलती है तो आप एक जो फ्री मिलती है उसकी आदत डाल लें। आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत होनी चाहिए अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में आना है। और क्यों होनी चाहिए? क्योंकि सरकार आपसे अपेक्षा रखती है कि मैं जो लोक सेवक चुन रहा हूँ उसको कंटेम्प्रेरी चीज़ों की सही जानकारी हो, उसमें हमारे जो सिद्धांत हैं, जो भारतीय संविधान के तहत जो हमें अधिकार दिए गए हैं, उसके तहत वो सही निर्णय ले पाए। तो जब तक सारी चीज़ों की जानकारी आपको नहीं रहेगी, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। और मैं फिर से बोल दूं, सिविल सर्वेंट एक मीडियोकर व्यक्ति होता है, वो जीनियस नहीं होता। जीनियस यहां बैठे हैं।
मतलब कि अब मैं किसी एक फील्ड में मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, मुझे हर एक फील्ड का थोड़ा थोड़ा ज्ञान है। मुझे तो ये भी ज्ञान है शिक्षा में कैसे सुधार किया जा सकता है, चिकित्सा में कैसे सुधार किया जा सकता है, ग्रामीण विकास कैसे हो सकता है। सभी की छोटी छोटी जानकारियाँ होनी चाहिए। और एक जो कॉमन सेंस है, प्रिविलेंट कॉमन सेंस, कि एक सामान्य आदमी इसका क्या सॉल्यूशन खोजता है, कुछ सुलभ ढंग से जो उसको दे दिया जाए, वही सरकार सिविल सर्वेंट से अपेक्षा रखती है। इसके लिए आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी सभी चीज़ की होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो व्यू ब्रॉड होना चाहिए, संकुचित नहीं होना चाहिए, एक समाज या एक पंथ या संप्रदाय को लेकर के नहीं होना चाहिए, वृहद होना चाहिए। इसके लिए ये सब चीज़ें बहुत आवश्यक है। 2-3 उदाहरण है। हमेशा आपदा में अवसर खोजना चाहिए। इस दौर से मैं भी गुजरा हूं। कभी कभी हो सकता है आपके मार्क्स कम आ जाएं, कभी आपके रिश्तेदार बोलते हैं कि आपका बेटा तो होपलेस है। मैं अपने में से बताऊं, जो कि मुझे मीडिया में इंटरेस्ट था, तो आपने अब देखा मेरे बाल अभी कम है, मेरे कमर तक बाल थे ऐसे। आपको रखने के लिए नहीं कह रहा हूँ आपको, कॉलेज में, और हमने भी जीन्स फाड़ी है जो बच्चे फाड़ लेते, और जूते हमने भी कलर किए हैं, कान में कुंडल लगाता था, अभी भी है, छेद है। तो अपने को जो, बट ऐसा नहीं है, इसके लिए ऐसा नहीं है कि मुझे कोई नशा करने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि ये सही है तो आपको करना चाहिए। वेशभूषा से या बाल बढ़ाने से आपके व्यक्तित्व में देखने में फर्क पड़ सकता है, आपके सोचने के ढंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर समाज के प्रति आप संवेदनशील हैं, आप आपका चारित्रिक जो वैल्यूज हैं वो उतने स्ट्रांग हैं, तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े बाल रखते हैं, कितने छोटे बाल रखते हैं, कान में कुंडल रखते हैं, नहीं रखते हैं, अतरंगी जूता पहनते हैं। एक नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड, साहब बताया होगा सर ने आपको। अगर आगे बढ़ना है तो आपके पास जो जितनी ज्ञान होनी चाहिए, ज्ञान के साथ स्किल, और सबसे महत्वपूर्ण बात है सिविल सर्वेंट को कि आपका एटीट्यूड होना चाहिए। अगर हमारा सेवा करने का एटीट्यूड ही नहीं है तो एक गलत जगह पे आना चाह रहे हैं, ये जगह आपके लिए नहीं है। इसलिए कि अगर पैसे कमाने हैं तो पैसे कमाने के दूसरे रास्ते भी हैं। आप कोई अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, कोई भी। जैसे मान लीजिए आप बैंक में हैं, आप बैंक का आपका एटीट्यूड नहीं है, इन द सेंस कि जैसे कोई बैंक, जैसे मैं हूँ, मुझे अंकों से प्यार नहीं है, मुझे याद नहीं रहता तो अगर मैं बैंकिंग सर्विसेज के लिए अप्लाई करूँ तो मैं मिसफिट हूँ। तो खुद को पता रहना चाहिए कि मेरा ओरिएंटेशन क्या है, कि कौन सी चीज़ें मुझे अपील करती हैं, कौन सी चीज़ें करना मुझे अच्छा लगता है। अगर वही चीज़ में अगर आप अपना करियर खोज पाएँ तो लाइफ लॉन्ग कम से कम आपको खुद को सेटिस्फैक्शन रहेगा। और इस लेवल पे आपको ये जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि आपके दौर से मैं भी गुजरा हूँ। हर एक महीने मेरा चेंज कर जाता था कि नहीं मुझे तो ये बनना है, फिर वो बनना है। 6 महीने के बाद एक फॉरेन सर्विस के अधिकारी आए, अभी आपके फॉरेन मिनिस्टर है, मेरे कॉलेज के ही पढ़े, तो उनका भाषण हुआ हमारे यहाँ, तो हाँ, तो उन्होंने बड़ा अच्छा बोला। मैंने कहा यार ये अद्भुत व्यक्ति है, मुझे तो विदेश सेवा में जाना है। उसके बाद किरण बेदी आ गई कि अद्भुत महिला है, इससे अच्छी महिला तो कोई हो ही नहीं सकती, तो पुलिस सेवा में ही जाना है। मतलब हर एक 2 महीने में 3 महीने में आप अच्छे लोगों से मिलेंगे, तो उसी में जो आपको बेस्ट लगे वो करना चाहिए। और जो आपको खुद को जचे, 2-3 बातें मैं लिख करके लाया था। सर गिटार भी बजाते हैं। उसमें भी आएंगे। अभी 2 दिन पहले कुछ ऐसा हुआ, तो मैं भी थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेता हूँ, तो मैंने एक उदाहरण देखा। उसमें देखा कि
एक समय था जब सुपर कंप्यूटर के लिए हमारे प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री अमेरिका गए और रशिया भी गए, सबों के पास गए और उन्होंने मना कर दिया, कहा देखते हैं। बताइए जैसे आप जैसे मान लो कि अब ये बच्ची है, ये कहेगी कि अंकल मुझे गिटार चाहिए, तो मैंने कहा बेटा देखते हैं, मतलब कि तुम्हारी उम्र नहीं हुई है गिटार बजाने की, पर हो सकता है मुझसे अच्छा गिटार बजाती हो। तो इंडिया को उन्होंने मना कर दिया सुपर कंप्यूटर के लिए। जब वो वापस आए तो भारत के एक वैज्ञानिक थे, सब सारे उन्होंने कहा कि आप अपने लोगों पे कोशिश करते हैं, तो उन्हें सारे वैज्ञानिकों की मीटिंग बुलाई और यहाँ पे अभी उन वैज्ञानिक का नाम मैं भूल गया, जो कि जिनको कि कहा जाता है कि जो हमारे आईटी के जनक हैं, हाँ साउथ इंडियन है। तो उन्होंने तो उनको बुलाया, तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने बुलाया, तो उन्होंने कहा कि कितने दिन में बना लोगे? तो कहा सर जितना समय आपको इंपोर्ट करने में लगेगा उतने दिन में हम बना लेंगे। तो प्रधानमंत्री जी को अपने लोगों को विश्वास नहीं था, मतलब कि उन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया था। कहे ऐसी बात? बोले कि एकदम सही। तो जितनी साल 1.5 साल लग जाते हैं, वो MOU साइन होता है, एग्रीमेंट होता है, पैसे की बात होती है, तो साल 1.5 साल लग जाते हैं कोई भी टेक्नोलॉजी को आने के लिए। 1.5 साल में उन्होंने सुपर कंप्यूटर बना दिया। हाँ, और ये 70 करोड़ की कीमत थी उस समय, लगभग 2 या 3 करोड़ में यहाँ बना दी भारत वालों ने, आप ही के लोगों ने। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अरे नहीं, ये तो डब्बा बनाया इन्होंने, कि अरे इंडिया वाले ऐसे ही फेंक रहे हैं, डब्बा बनाया। तो इन्होंने कहा ये हमारे आत्मसम्मान पे हमला है। तो जीरुक चले गए, जहाँ पे कि सारे सुपर कंप्यूटर्स की प्रतियोगिता थी, उसमें दूसरे नंबर पे आए। तो इसको बोलते हैं कि अपने आप में विश्वास होना, कि अगर आपको अपने आप में विश्वास है, हो सकता है कि आज लोग आपको नीचे दिखाए, बट वही जब कल आप बड़े इन द सेंस कि किसी भी क्षेत्र में एक अच्छा टीचर बने, एक अच्छा उद्योग कर्मी बने, अच्छा सिविल सर्वेंट बने, मैं तो कहूँ अच्छा पोएट बने, अच्छा गिटारिस्ट बने, तो यही कहेंगे अरे ये ज्योति है ना, मेरी शर्मा जी की बच्ची है, तो मेरी बहुत प्यारी है, इतने शुरू से ही ये तो मेधावी छात्रा थी। उनका पूरा जो टेम्परामेंट और आपके प्रति सोचने का नज़रिया बदल जाता है। तो हमें ये उनका नज़रिया बदलना है और खुद में एक विश्वास रहना चाहिए कि मैं ये कर पाऊंगा। एक जो हर एक व्यक्ति में होना चाहिए जिज्ञासा। देखिए, जैसा कि अब सर ने कुछ पढ़ा दिया और आपके मन में अगर जिज्ञासा उठ रही है, क्यूरियोसिटी हो रही है कि ये तो हमें हजम नहीं हुआ, तो आपको उसको पूछना चाहिए। अब अगर जिज्ञासा नहीं रखोगे तो फिर आगे बढ़ने का वो जो है वो सिलसिला आगे कायम नहीं रहेगा। क्योंकि अगर पूरी मानवीयता अगर जिंदा भी है तो जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी के कारण सेब बहुत दिनों से गिर रहा होगा नीचे, किसी ने प्रश्न किया कि भाई नीचे ही क्यों गिरता है, तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति का आविष्कार हुआ। इसलिए जिज्ञासा होनी चाहिए। आप जब भी पढ़ें आपको लगे कि अरे इसमें ऐसे ये तो बात हजम नहीं हुई, तो आप अपने टीचर से पूछिए, अपने पीयर ग्रुप से पूछिए। और परिचर्चा, ये जो आप देखते होंगे ना कि आपने सुना होगा कि मैं बिहार का हूँ, तो बिहार बहुत सारे सिविल सर्वेंट बनते हैं, तो उसका ज़्यादा योगदान तो ये है कि हमारे स्टेट में ये सिविल सर्विसेज में जाने के अलावा कोई काम नहीं है उतने नहीं है, तो लोग एक जगह फोकस करता है। बट उससे भी महत्वपूर्ण है कि जो वहाँ से जो बच्चे आते हैं आपस में बैठ करके परिचर्चा करते हैं। आपने जैसे मुखर्जी नगर में देखा होगा, दिल्ली में पढ़ते हैं, जयपुर में भी रहते हैं, कोटा में भी रहते हैं। कोटा में जो IIT की तैयारी करते हैं बच्चे, तो सारे एक जगह बैठ करके, और अगर एक सम का हल नहीं हुआ तो टीचर के पास तो 3 घंटे के बाद जाते हैं, दूसरे के पास जाएंगे, तीसरे के पास जाएंगे, आपस में लगाएंगे। तो उनकी जो शक्ति बढ़ती है, सोचने की शक्ति बढ़ती है, टेम्परमेंट बढ़ता है। तो इसलिए परिचर्चा अति आवश्यक है। कोई अच्छा दोस्त हो, अच्छा दोस्त वही होता है जो आपको सन्मार्ग पर ले जाए। आज फ्रेंडशिप डे भी है, जब भी, तो आप सबों को फ्रेंडशिप डे की शुभकामनाएं। और आप ऐसे दोस्त रखें जो विपत्ति में आपको सन्मार्ग पे ले जाए। ये दोस्त कोई भी हो सकता है।
आपके अंकल भी हो सकते हैं, आपका भाई भी हो सकता है, आपके एज ग्रुप का कोई व्यक्ति भी हो सकता है। और जिज्ञासा के अलावा जो दूसरी बात जो हम सबों में, जो स्टूडेंट्स में होनी चाहिए, धैर्य। कि कभी धैर्य ना खोएं। बहुत सारे डाउन्स आते हैं, बच्चे कहते हैं कि हम सुसाइड कर लेंगे, हम इसकी अपेक्षाओं पे नहीं उतरे, तो वो तो सबसे बड़ा आपको कृत्य कर रहे हैं। आपके माता पिता का इतना बड़ा विश्वास है आप पे, और आपके पीयर ग्रुप का विश्वास है, उसके विश्वासघात कर रहे हैं आप। वो तो एकदम ही नहीं, ऐसा तो कुकृत्य कभी नहीं करना चाहिए जिससे कि जिंदगी भर आपके फादर मदर सर झुका के चलें। धैर्य का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति, फिर से एक उदाहरण कोट करूंगा, जब ये अब्राहम लिंकन जब प्रेसिडेंट हो गए, हाँ, वो जब प्रेसिडेंट हो गए तो जो वहाँ के जो सेनेटर थे उन्होंने कहा उसको नीचा दिखाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो मैंने जूता पहना है ना, आपके पिताजी ने बनाया। तो प्रेसिडेंट को कोई कहे कि आपके पिताजी ने, जो मेरा जूता है आपके पिताजी ने बनाया, तो अब्राहम लिंकन ने, यू नो व्हाट ही सेड, उन्होंने कहा कि जितने अच्छे मोची मेरे पिताजी थे जिनका जूता पहन करके आप यहाँ पे आए हैं, उतना अच्छा ही प्रेसिडेंट में साबित होऊंगा। तो इसलिए कि किसी के नीचा दिखाने से, या कभी आपके मार्क्स कम आ गए, कभी ज़्यादा आ गए, आप इंटरव्यू भी पढ़ते होंगे कि कोई IAS ऑफिसर था, सेकंड डिवीज़न से पास करा, फिर उसने वो IAS ऑफिसर है और वो ज़्यादा से पब्लिक से खुद को कनेक्ट कर पाता है। और एक तो मेरी खुद की मान्यता है, इसको अन्यथा ना लें, जिस भी विद्यार्थी को 95%, एक मेरे रिश्तेदार हैं, उनके बच्चे को 99% आया मार्क्स, तो बहुत दुखी हुए। अब इस बार की बात है, बहुत दुखी हुए क्योंकि दिल्ली में 99 से ऊपर ही सारे एडमिशन्स होते हैं। ये सही घटना है, उदाहरण नहीं दे रहा हूँ। तो दुखी हुए तो उन्होंने कहा कि सो बच्चे की काउंसलिंग करानी है, सो आप इनको एक बार बुला के समझाओ, ये सबके तो 99.3 आ रहे हैं, किसी के 94 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई साहब, काउंसलिंग की आपको जरूरत है, बच्चों की जरूरत नहीं है। तो जो बच्चे ना 95 से ऊपर लाते हैं, उनका विकास एकांगी होता है, मेरा मानना है। उसके पास ना क्विज प्रतियोगिता में भाग लेने का समय है, ना डिबेटिंग करने का समय है, ना यहाँ पे जा करके, और जो अब हनुमान जी के यहाँ यात्रा करने जाते हैं हमारे यहाँ के, हाँ, पुंडरासर जाने का समय है, न कहीं मेला जाने का समय है। सर्वांगी विकास होना चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ 85% करो, लाओ, और उसके बाद आप फुटबॉल भी खेलो, पुंडरासर बालाजी के भी ढोक दे करके आओ, यहाँ मेला लगे तो मेला में भी जाओ, हाँ? बहन की दोस्त की शादी है, उस शादी में जाके नाचो भी। तो वो व्यक्ति ज़्यादा आने वाले समय में प्रगति करेगा, बजाय इसके कि किताब में लगा हुआ हो 99.9, 99.3, 99.2 करता हो। वैसे लोगों की भी आवश्यकता है, वो साइंटिस्ट अच्छे बन सकते हैं, रिसर्च में अच्छा काम कर सकते हैं, परंतु जो नॉर्मल वे में जो एक एंटरप्रेन्योर बनने की बात है, एक सिविल सर्वेंट बनने की बात है, कोई बिजनेस को चलाने की बात है, उसके लिए तो एक बेंच मार्क है, उस वहाँ तक आपके मार्क्स आ गए, सही है। उसके बाद तो आपको जो दैनंदिन क्रिया है कि एक सामान्य आदमी क्या करता है, कोई गाना गाता है, कोई डिबेटिंग करता है, कोई पेंटिंग करता है, कोई जाकर के समाज सेवा करता है। अगर ये सब सारे गुण आप में हैं तो आने वाले समय में ये सारे गुण भी आपको मदद करेंगे एक अच्छा आदमी बनने में। और इससे भी महत्वपूर्ण बात कि एकाग्रता में विश्वास होना चाहिए। कोई भी चीज करें उसको एकाग्र मन से करें। ऐसा नहीं कि अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो इधर तो 1 घंटा ऐसे बर्बाद चला गया, फिर जाकर के कोचिंग की, उसके बाद फिर जाकर के लिखाई करी। जो भी चीज़ है आप फोकस्ड होके करें।
अगर साइंस स्ट्रीम लिया है तो फोकस्ड होकर साइंस पढ़ें, ह्यूमैनिटीज़ लिया है फोकस्ड होकर ह्यूमैनिटीज़ लें, अच्छा वाचन करना चाहते हैं तो उसमें भी फोकस करें। बहुत सारे लोग हैं जो अभी अच्छे यूट्यूबर हैं, आप उनकी जर्नी देखेंगे, शुरू शुरू में वो बोल नहीं पाते थे और अभी किसी को बोलने नहीं देते। तो इसलिए एकाग्रता बहुत आवश्यक है। और सबसे महत्वपूर्ण कि जो नेतृत्व क्षमता का विकास, धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने आप को ओन अप चीज़ें करनी आनी चाहिए। जैसे आपका छोटे भाई को समझाते हैं घर में, या आप अगर छोटी हैं छोटे हैं तो बड़ा भाई आपको बताता है, आपके चाचा बताते हैं कि नहीं ऐसे चलनी चाहिए। अगर आप तैरना आप में से कोई आता होगा तो कोई ना कोई सिखाता है आपको। तो उसी तरह से आदमी का व्यक्तित्व का विकास भी ग्रेजुअली होता है और धीरे धीरे आप उस लीडरशिप को लेने की कोशिश करें, तभी आप आगे जाएंगे। जैसे आप +2 में हैं, जब ग्रेजुएशन में जाते हैं, उसके बाद जाते हैं, तो आप में एक क्षमता होनी चाहिए कि आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं या राइटिंग कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो आपको लगे कि भाई कि एक डिसीजन लेने की स्थिति में मैं आ गया हूँ। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आदमी असफलताओं से ही सीखता है। हर एक व्यक्ति हमेशा सफल नहीं होता, हर एक के लाइफ में डाउन्स आते हैं। तो अब ये मान के चले कि जब कभी भी कोई आपको फेलियर मिले, आप समझ लेना कि अब मैं जीतने वाला हूँ। मेरी बात एकदम गांठ बांध के रखना। आप जब कभी भी आपको लगे कि इस एग्ज़ाम में नहीं हुआ, आप कहना कि अब मेरा दिन शुरू होता है, अगली बार मेरा होने वाला है। अब ज़्यादातर सफल लोगों को आप देखेंगे किसी न किसी फील्ड में कहीं ना कहीं वो मार खाए रहते हैं। आप कोई पोएट देखिए, किसी का हृदय टूट जाता है या उसकी पढ़ाई सही से नहीं हो पाती है। कोई साइंटिस्ट है, आप जैसे APJ अब्दुल कलाम की स्टोरी आपने सुनी होगी। वो ऋषिकेश में जब NDA का एग्ज़ाम देने गए और इंटरव्यू में जो भी चीज़ें हैं तो नहीं हुआ उनका, उनकी बहन का गहना बेच के गए थे। ये सही तथ्य पर आधारित चीज़ें मैं बता रहा हूँ। और ऋषिकेश के पास एक महर्षि जी का आश्रम है, हाँ, शिवानंद जी के, वहाँ पे गए और तो उन्होंने देखा तो कहा कि अब मेरे जीवन में कुछ है नहीं, मुझे तो सुसाइड करना है। तो उन्होंने कहा कि बेटा कोई बात नहीं है, अभी खाना वाना खा लो, अभी इसके विषय में बाद में सोचेंगे। उसके बाद जब दोबारा जब बात कही तो कही कि यार भाई तुम तो बड़े चीज़ के लिए बने हो, ये कौन सी चीज़ है, ये तो छोटी सी एग्ज़ाम चली गई, तुम तो इतने बड़े चीज़ के लिए बने हो। तुम देखिए कल को आपका मिसाइल मैन बनता है, कल को प्रेसिडेंट बनता है। अगर उसी दिन वो कहे कि नहीं मेरा NDA में नहीं हुआ और उससे सुसाइड कर ले, तो इतने बड़े व्यक्तित्व से हम अपन वंचित हो सकते हैं। इसलिए आपके आसपास भी लगे कि चिप्स आर डाउन फॉर समबडी, कोई डिप्रेस्ड है, कोई असफल हो गया है, तो उसके पीछे खड़े रहें। उसमें से हो सकता है कल का कोई राष्ट्रपति जी हो, उसी में से कोई मिसाइल मैन हो। और मैं जब भी आपको लगे कि आप असफल हो रहे, छोटी मोटी पहले आप मेरी कहानी देख लो। पहले मैं पत्रकार था, पत्रकार से मैं LID में आया, सिविल सर्विसेज में जो कम नंबर आते हैं, उसके बाद फिर IPS बना, और हो सकता है कुछ दिनों में छोड़ करके मैं फिर समाज सेवा में लग जाऊं। तो जीवन ऐसे ही बढ़ता रहता है, जीवन ऐसे ही बढ़ता रहता है, वैसे ही ग्रेजुअली आप आगे जाएंगे। कभी भी आपको लगे कि आप कोई असफलता मिल रही है, और ये हमेशा से आप मान के चलिएगा कि सोसाइटी कभी भी ऊर्ध्वगामी नहीं रही है। मतलब कि ऐसा नहीं रही है कि हर एक के बच्चों को करे नहीं बेटा तुम तो सिकंदर है और तुम तो इस देश का राष्ट्रपति, कोई सोसाइटी नहीं करती। सुकरात को जो विष दिया गया था, क्यों दिया गया था? इसलिए कि वो सही बात बोल रहे थे। इसलिए आप सही बात करेंगे तो ये अपेक्षा, अगर लोगों ने आपकी प्रशंसा कर दी बहुत अच्छी बात है, आप इसको कंसोलेशन प्राइज के रूप में ले लीजिएगा। अरे अच्छी बात है कि चाचा जी ने बोल दिया, पर ये मान के चलें कि लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, तो अपने धुन में लगे रहो, आप अपने धुन में लगे रहिए। और इस पंक्ति से मैं अंत करूंगा कि आप कोई भी ऐसा काम
जब मैं किशोरी जी जब मैं एलाइड से जब मैं आईपीएस बना तो मेरी माता जी ने मुझे बुलाया। बिहार में जब माता जी बुलाती हैं तो उसका मतलब होता है कि शादी की बात करने के लिए बुला रही होंगी। जो कि मैं जॉब में लग गया था, तो माता जी ने बुलाया कि रीजनल जो हमारी लैंग्वेज है बज्जिका, वैशाली का मैं रहने वाला हूँ। तो हाँ हाँ हाँ, तब तो उन्होंने कहा कि बउआ हमारा के कुछ बात करे के है, मतलब कि सन आई वांट टू टॉक टू यू ऑन सर्टेन इश्यूज। तब बोले कि मम्मी बोल ना, इतनी ही बोल दे। मतलब कि सो मदर प्लीज टेल मी हियर ओनली, तो ना हमारा अकेले में बात करे के बा। तो अकेले तो अकेले जब ले गई वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि बेटा ये जो पुलिस की सेवा तो अच्छी है, बट पुलिस वाले ना ये गरीबों पे काफ़ी जुल्म करते हैं, जो पब्लिक परसेप्शन है। अभी भी हो सकता है कि आप लोगों को भी लगता होगा, बट मैं कह रहा हूं कि पुलिस वाले अब सुबह आज ही 4 बजे से सुबह से हम असामाजिक तत्वों को पकड़ रहे। जब आपकी दिवाली आती है तो हम 4 दिन पहले से तैयारी करना शुरू कर देते हैं कि दिवाली में ट्रैफिक जाम नहीं हो। जो आप कोई यात्रा होता है तो हर एक जो पथ है उसको पहले से स्टडी करते हैं कि भाई यहाँ से महिलाएं जाएंगी, यहाँ से बच्चियाँ जाएंगी, कोई अपराध ना कारित हो, असामाजिक तत्व नहीं आए। तो सबके अपना अपना देखने का नज़रिया है। अपने ढंग से हम कोशिश करते हैं कि समाज की सेवा कर पाएँ, बट पब्लिक कितना उसको परसीव कर पाती है, उसी छवि को सुधारने पे हम लगे हैं। तो उन्होंने एक बात कही जो मैं हमेशा याद रखता हूँ, मुझे लगता है हो सकता है आपको भी याद रखनी चाहिए कि बउआ सूते से पहले अगर जे काम करे से नींद ना आवे ना, वो काम न करिया। उनका कहना था कि बेटा वो काम मत करना जिस काम करने से तुमको नींद नहीं आए। तो मेरी भी आपसे यही अपेक्षा है, हर एक आदमी के, हर एक जो व्यक्ति है उसके अंदर एक अंतरात्मा की आवाज़ होती है। तो कोई भी काम करो आप, और अगर आपकी अंतरात्मा की आवाज़ अगर कहती है कि करना चाहिए तो आप करो। और उससे भी महत्वपूर्ण कि अगर रात को आपको लगता है कि इसको करने के बाद नींद आ जाएगी तो करो। हाँ, तो इसी के साथ मैं इस सेशन का अंत करना चाहूँगा। आपके कुछ सवाल होंगे तो सवाल के जवाब देना चाहेंगे, और आप लोगों ने आज मौका दिया। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि आप लोगों से मिलो। और ये जब भी कोई मैं तो बीकानेर एक बड़ा शहर है, बट एक बड़ा गांव भी है। गांव इस मायने में कि हर एक आदमी एक दूसरे को प्यार करता है, वो सम्मान देता है। जो हमारे जो गांव की जो हमारी परंपराएं हैं अभी भी जीवित है यहाँ पे। लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। तो मुझे लगता है कि बीकानेर को एक गांव वाला शहर बन रहना चाहिए बजाय कि शहर वाला शहर। और जब भी कोई, जैसे मैं कह रहा था, वो जब बच्ची थी, बज्जू से आई थी और एनडीए पास करना चाह रही थी, तो मैंने उसकी आंख में ना जो देखी तो मुझे लगा कि ये तो मैं ही हूँ। आपको सपना उसके आंख में जो ललक देखी तो मुझे लगा कि ये तो मैं ही हूँ, जो एक गांव में पली बड़ी बच्ची और एनडीए जाने का सपना देख रही है। मैंने कहा बेटे आपको कोई भी ज़रूरत हो, किसी भी ढंग से मैं मदद कर पाऊँ, तो नहीं कहा कि अंकल आपने बस मुझे हौसला अफजाई कर दी, इतना ही पर्याप्त है, मैं कहीं ना कहीं तो निकल ही जाऊंगी। और मुझे लगता है ढेर सारे सपने पल रहे हैं बीकानेर में, और उन सपनों को पल्लवित करने में जो किशोरी जी है, हमारे जैसे लोग अगर थोड़ा सा भी अगर योगदान दे पाए तो मुझे लगता है कि हमारा जीवन सफल हो गया। धन्यवाद। मैं क्या कहूं सर आपके शब्दों के लिए। आपका हर शब्द हृदय की गहराई से निकल रहा था, हर शब्द में लगाव था, आकर्षण था, हर शब्द ने हमें मंत्रमुग्ध किया, जीवन का यथार्थ अपने सामने रखा। सर ये 2 तरीके के स्टूडेंट्स आपके सामने बैठे हैं। ये जो बड़े बच्चे हैं सर, इन बच्चों को या इस एज ग्रुप के बच्चों को मैं पिछले 35 सालों से पढ़ा रहा हूँ सर, 35 इयर्स।
और सर सरप्राइजिंग एलिमेंट बताऊं, मेरे कोचिंग सेंटर का कोई नाम ही नहीं है सर, कोई बोर्ड ही नहीं है सर। आप जिस गुरुकुल की बात कर रहे थे सर, ये सब कुछ बच्चे ही मैनेज करते हैं यहाँ कोई पियोन नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है, सब कुछ ये बच्चे मैनेज करते हैं। आपको आमंत्रित करने भी बच्चे ही आए थे सर। मैं ये लीडरशिप स्किल इनमें डेवलप करवा रहा हूँ, मैं आर्ट ऑफ इनिशिएशन इनमें डेवलप करवा रहा हूँ, मैं इन्हें बीबीसी वर्ड सर्विस इंग्लिश में सुनने के लिए प्रेरित करता हूँ सर। ये सभी बच्चे यहाँ पर विमर्श करते हैं सर। 1 घंटा मैं पढ़ाता हूँ, 1 घंटे ये स्टूल्स वगैरह इन्हीं के लिए ये बाहर बैठ करके विमर्श करते हैं सर। एंड दे हैव देयर ओन डिस्कशन इन देयर ओन वे सर, एंड दे आर इम्प्रूविंग लाइक एनीथिंग। ये जो छोटी बच्चियाँ बैठी है सर, ये मेरे जीवन का सपना है। मैं बीकानेर में सिर्फ लड़कियों के लिए एक स्कूल चलाता हूँ, मेहाई नाम है सर उसका, मेहाई माँ करने का नाम है सर। ये बच्चियां जो आप फरमा रहे थे सर, ये स्केटिंग जानती हैं, स्विमिंग जानती हैं, डांस जानती हैं, ये किसी भी मंच पर बोल सकती हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में निष्णात हैं सर। इन बच्चियों के सर्वांगीण विकास में मैंने अपना जीवन पूरी तरीके से झोंक रखा है सर। इन बड़े बच्चों को पढ़ा करके जो मैं फीस लेता हूँ सर, मेरा परिवार चलाने के अलावा इन बच्चियों के पढ़ाने में उसे वापस लगा देता हूँ सर मैं। और असीम सुख की संभावनाएं मुझे इसमें मिलती हैं और मुझे ये सुख मिलता है सर। सर मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाऊं, मुझे इस बात का फक्र है सर कि मुझे बहुत बेहतरीन विद्यार्थी मिले। मेरा विद्यार्थी क्लास में आज तक कभी बदतमीजी नहीं किया सर किसी ने, और क्लास में ही नहीं सर, क्लास से बाहर भी वो एक बहुत रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में जाना जाता रहा है सर। कई बार सर मैंने कुछ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स भी पढ़ाए सर, लेकिन यहाँ और यहाँ के बाद में उनके बिहेवियर में एक ड्रास्टिक चेंज रहा है सर मुझे। तो इस मामले में मुझे बड़ा सौभाग्य मिला। आपकी जो बात थी कि सर जहर सुकरात ने भी पिया और जहर मीरा ने भी पिया था सर, दोनों ने राज्यादेश से जहर पिया था। सुकरात मर गया, मीरा मरी नहीं, क्योंकि सुकरात बुद्धि से जी रहा था, मीरा प्रेम से जी रही थी। उसने जहर को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो आपके शब्दों में जो प्रेम था, आपके शब्दों में जो माधुर्य था, आपके शब्दों में जो अपनत्व था, इन बच्चों को आपके रूप में एक पुलिस अधिकारी नहीं, एक सखा मिला, एक मार्गदर्शक मिला, एक अपने परिवार का बड़ा सदस्य मिला, जो इन बच्चों को अपना बच्चा समझ करके जीवन का यथार्थ बता रहा था। और सर आपने बिल्कुल ठीक कहा, इट्स नॉट ऑल अबाउट गेटिंग 95% एंड डिटैचिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम द सोसाइटी एंड फैमिली। इट्स बेटर टू गेट 75% and be available to everybody who comes to us for any kind of help. Now, that is the greatness, and that is complete personality that I talk about in my classes, sir. मेरी क्लासेस में हम बहुत सी बार कॉपी किताब भी नहीं खोलते सर, जीवन के विविध विषयों पर हम बात करते हैं सर। और वो जो एडिक्शन आप कह रहे थे, जो नशा आप कह रहे थे सर, मेरी क्लासेस बच्चों के लिए वो एडिक्शन बन जाती है, और फिर ये सब एक पूरा बड़ा परिवार बन करके रहते हैं सर। हमारे बीच में एक आप खड़ा हो, अरुण आचार्य है सर। ये मेरा छोटा भाई है, इसलिए हम इसको निकनेम रूसी के नाम से बुलाते हैं। बीकानेर के जो सबसे प्रभावशाली एनआरआईज हैं उनमें से एक है, जोरदार ताली बजाओ उसके लिए। अमेरिका में रहते हैं, लेकिन इनके अंदर बीकानेर रहता है। बीकानेर की संस्कृति से रचा बसा। जब भी कोई व्यक्ति अमेरिका में किसी तकलीफ में होता है, तो जो 2-4 लोग हमेशा, जिनके मोबाइल नंबर सबके पास में होते हैं, उनमें से एक है ये। कल आपको आमंत्रित करने के लिए आ रहे थे, तो मैंने कहा घर आ, साहब को आमंत्रित करने के लिए मैंने इसे यहाँ बुलाया सर। आजा रूसी आजा। प्रोफेसर अशोक आचार्य हमारे कानून के विद्वान सर,
सर, ये आपकी उपस्थिति यहाँ हमें भविष्य में और बहुत, ओम प्रकाश जी देंगे, हमें भविष्य में और बहुत संवेदनशील और बेहतरीन प्रशासनिक अधिकारी देंगे। आपने जिस स्नेह से बात की है सर, कोई कुछ, इफ एनी ऑफ यू वांट्स टू से, आस्क एनीथिंग, कुछ पूछना चाहें, बात करना चाहें, भवानी सिंह जी। हाँ हाँ, बोलना बेटा, बोल। आपको क्या मिली आपकी सर्विसेज से? सबसे जो आपको इंसान के साथ साथ एक अच्छा सिविल सर्विसेंट भी बनाती है, ऐसा क्या यूनिक आपको लगा कि आपको सिर्फ सिविल सर्विसेज ही दे सकती थी? ये जो आउटरीच है, ये सिविल सर्विसेज ही एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आप लाखों नहीं करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। आपका एक छोटा सा एफर्ट, जैसे पुलिस की बात अपन बाद में करेंगे, मैं अभी 5 साल अभी डेपुटेशन पे था, तो वहाँ पे प्रोक्यूरमेंट ऑफ व्हीट एंड राइस मैं हरियाणा में देखता था। मैं जनरल मैनेजर था फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में। की जो प्रोक्यूरमेंट होती है वो चूँकि ऑनलाइन नहीं होती है, तो किसान अपने आढ़तियों से कर्जा लेते हैं, और जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है, बेटी की शादी होती है तो उस पर कर्जा लेकर के आता है, वो आढ़तिया लिख लेता है। जब किसान जब उसको अपने प्रोड्यूस को बेचने के लिए आता है मंडी में, तो बेचता है, तो वो पैसा आढ़तिया को जाता है। आढ़तिया उस जो भी अपने बकाया को काट करके किसान को देता है और किसान लेके चला जाता है। आज तक ये चीज़ें चल रही थी। अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ये इनिशिएटिव था, उन्होंने कहा कि अपन ऑनलाइन व्यवस्था करेंगे, क्योंकि किसान को पता नहीं है कितना पैसा लेता है, कितना सूद उसका लेता है और कितना लौटाता है। तो अब उस व्यवस्था का मैं पार्ट बना कि हमने ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था करी। जो किसान आता है उसके एक लैंड रिकॉर्ड्स इंटरलिंक कर दिए प्रोक्योरमेंट से, कि अगर मान लीजिए हमारे पास 5 एकड़ ज़मीन है, तो 1 एकड़ में अगर 20 कुंटल हो रहे हैं तो 100 कुंटल वो आएगा और मंडी में बेच जाएगा, और उसके नाम से ही उसके बैंक के खाते में ही पैसा जमा होगा और वो देगा आढ़तिया को। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, ये हजारों करोड़ रुपए, ये 100-150 नहीं, हजारों करोड़ रुपए जो किसानों को ऐसे ही आढ़तियाओं को दे देना पड़ता था, आज वो किसान खुद अपना कैलकुलेट करते हैं और आढ़तियाओं को देते हैं और उनके खाते में जा रहे हैं। इस तरह का मैं किसी कॉरपोरेशन में हूँ या कॉरपोरेट लाइफ में हूँ, तो मैं ऐसा चेंज नहीं ला सकता। तो सरकार ने सुविधा दी और उस कारण से मैं कर पाया। जहाँ तक पुलिसिंग की मैं बात करूँगा, एक व्यक्ति आता है, जिला पुलिस अधीक्षक है, आईजी आता है, और उसके एक एफर्ट से, यहाँ पे एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक यहाँ पे एक बच्ची पढ़ने के लिए आई थी गंगानगर से, और उसको कुछ मनचले परेशान करते थे और गांव के परिवेश की थी, तो उससे उसके कुछ पिक्चर ले लिए और उसको ब्लैकमेल कर रहे थे। ज़्यादातर हमारी बच्चियों में वो उतना सामर्थ्य या संबल नहीं होता जाकर के कंप्लेन करें, जो मैं कहता हूँ करना चाहिए, ये आपका राइट है। जब आपको कोई परेशान करे, अपने प्रिंसिपल को बताओ, नहीं बताओ अपने एसपी को बताओ, अपने आईजी को बताओ। तो उन्होंने प्रिंसिपल को बताया, और यहाँ पे डॉटर्स ऑफ बीकानेर हमने एक यहाँ पे एक कार्यक्रम किया था, उसमें सारी बच्चियों से मुलाकात हुई। मैंने कहा कि कोई भी समस्या हो आप मेरे पास आ सकती हैं। उनको संबल था, तो प्रिंसिपल आ गई और हमने फिर जाल बिछाया, और जब बिछाने के बाद उस बच्ची को हम पार्क में लेकर के गया और उन लड़कों को हमने गिरफ्तार किया। मेरा सिर्फ इतना कहना था कि हो सकता था कि 1-2 महीने के बाद में वो बच्ची कोई दूसरा स्टेप उठा सकती थी, हो सकता था सुसाइड कर ले, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अपने पेरेंट्स को आप बता नहीं सकते, और अब दूर दराज से आते हैं, आप गलत लोगों के संगति में भी फंस जाते हैं। वो छोटा सा पेपर में चला, तो राय सिंह नगर के कोचिंग जाने वाले बच्चियों ने मुझे पोस्ट कार्ड लिखा,
कहा कि हम 2 बजे आते हैं यहाँ पे कोचिंग करने के लिए, और ये मोटरसाइकिलों में नीचे लगा करके और इसमें चिनगारी लगाते हुए लड़के आगे पीछे करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से आपने उसको सुरक्षा दी, यहाँ पे भी आप पुलिस वालों को भेजो। तो बिना पुलिस वालों को ये बताए हुए कि बच्चियों ने लेटर लिखा है, 1 दिन के बाद ही पुलिस वाले जस्ट गए और गश्त लगाई, फिर एक दूसरा पोस्ट कार्ड आया कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा नाम नहीं बताया। ये सब पुलिस की बात नहीं है। जब आप IAS में भी होते हैं तो जिस ढंग से, जैसे अभी मैं कोट करना चाहूँगा जो पहले डिविजनल कमिश्नर हमारे थे, या अभी IAS अफसर जो हमारे जो कलेक्टर हैं, जिस तरह से आपके आयरन काउंट को लेकर के उन्होंने एक अभियान चलाया, और वो फिर पूरे स्टेट में नहीं, पूरे कंट्री में ही फर्स्ट आया, और जिस तरह से विमेन लिटरेसी को बढ़ावा दे रहे हैं। तो एक अधिकारी बनकर के आप अपने एक एफर्ट से लाखों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। वो एक प्राइवेट सर्विस में शायद हम नहीं ला पाए, वहाँ पे भी ला सकते हैं, बट जो आपको स्कोप मिलता है वो काफ़ी ब्रॉड है और वास्ट है। उसके साथ ही आपको जो संवैधानिक जो आपकी जो गारंटीज़ हैं, जैसे IPC हैं, CRPC हैं, इसका भी संबल रहता है, तो आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो चित्रकार का जो कैनवास होता है, प्राइवेट जॉब में हो सकता है छोटा हो, यहाँ कैनवास बहुत बड़ा होता है। तो अगर आपकी मंशा सही है तो आप अच्छे बड़े चित्र के साथ साथ एक अच्छा पेंटिंग भी कर सकते हैं। जी, थैंक यू सर। पुलिस की वर्दी देखते ही लॉ एंड ऑर्डर अपने आप मेंटेन हो जाता है। पहला पुलिस का ताकत, दूसरा कानून की ताकत, और तीसरे हथियार की ताकत। अगर पुलिस अधिकारी आप जैसा संवेदनशील हो, नेतृत्व आप जितना शानदार और बेहतरीन हो, दुनिया के बड़े से बड़े अपराध की कमर तोड़ी जा सकती है। यह पुलिस के पास में ताकत है। Anybody else? Anything else if you wish to say? Right? Yeah, sure. Arun. रैशनल एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो सो प्लीज डोंट माइंड। आपकी एम्बिशंस और आपका जो व्यक्तित्व मैंने भी पिछले 15-20 मिनट में देखा, आपने जो बोला इन बच्चों को, इट वाज अमेजिंग एंड वेरी इंस्पायरिंग। तो आप जैसे लोग जब ऑफ कोर्स जो नेता लोग हैं या पॉलिटिशियंस हैं, इवन दो दे आर नॉट क्वालिफाइड, बट स्टिल because of the people have chosen them and they are ministers or whatever at higher positions, and people like you who want to serve the nation and the society, and sometimes आपके सामने गलत निर्णय भी आते होंगे, तो उन चीज़ों को आप जो स्वाभिमानी है, इतनी एम्बिशंस है, आपकी बातों से लगा कि आप आने वाले टाइम में पब्लिक सर्विसेज में आएंगे, बिकॉज समवेयर यू माइट बी हैविंग दैट फीलिंग्स और फ्रस्ट्रेशंस गोइंग ऑन इन योर लाइफ, बिकॉज आई एम ऑल्सो एम्बिशियस एंड आई कैन सी समवेयर समथिंग हैपन। सो हाउ डू यू टैकल दोज सिचुएशंस? थैंक यू। मेरा यह व्यक्तिगत मानना है कि जो राजनेता हैं या पुलिसकर्मी हैं या IAS ऑफिसर हैं, सारे समाज से ही आते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, जो किसी की भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको हार्म नहीं पहुँचे। कोई भी नेता अगर फ़ोन करता है, राजनेता है या कोई वार्ड पार्षद है या कोई अध्यक्ष है, तो उनको ये ख्वाहिश रहती है कि वो जो पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं उसको तवज्जो मिले। मेरा सिर्फ इतना मानना रहता है कि जो चीज़ें होने वाली रहती है वो तो हो ही जाती हैं, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं। जो नहीं होने वाली रहती है उसके संबंध में उनको पहले प्यार से समझाया जाए, और नहीं प्यार से समझते भी हैं तो टाइम बाय करते हैं उनसे कि इस पर परिचर्चा की जाएगी। और एक जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है, ज़्यादातर मसलों में हमारी
वो बात वहाँ पे बन जाती है। कुछ मसलों में बात नहीं बनती है तो उसी में तबादले भी होते हैं और बाकी चीज़ें उस प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं। उसके लिए हर एक ब्यूरोक्रेट को तैयार रहना चाहिए। परंतु मेरा फर्म बिलीव है कि जैसे आप देखेंगे मेरे जो फोर फादर्स जो भी हैं वो पब्लिक लाइफ में थे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो वो बताते थे कि जब पार्लियामेंट में स्पीच देखनी हो तो आप जो लोहिया जी की स्पीच सुनो, आप मुलायम सिंह यादव की स्पीच सुनो। लोग कहते हैं कि पता नहीं ये समाजवादी सही बोलते नहीं है। आप देखेंगे ज़मीन से जुड़े हुए मसले उठाते हैं वो। हो सकता है लोगों को इरेटिक लगे कि वो क्या बोल रहे हैं, बट वो दे नो द पल्स ऑफ द पीपल, कि जो गांव देहात ज़मीन के मुद्दे उठाते हैं, उन मुद्दों पे अगर अपन ट्रांसपेरेंट होकर काम करें। जैसे मैंने अगर किसी को रिलीफ दिया कि भाई ये पेन मैं आपको दूंगा, तो दूसरे को भी दिया जाना चाहिए। अगर इस ढंग से अगर काम करें तो ज़्यादातर मसलों में हमारी बात बन जाती है। बात तभी बिगड़ती है जब आप एक व्यक्ति को तो कहते हो कि ये तो आपके लिए ग्राह्य है और दूसरे को कहते हैं आपके लिए अग्राह्य है। और मुझे लगता है कि ये इससे अपने आप को बचना भी चाहिए हर एक ब्यूरोक्रेट को। एंड आई एम मोर देन श्योर द वे यू आर टूरिंग इन एवरीथिंग, सो वी आर होपफुल कि आप जैसे लोग अगर पब्लिक सेवा में आएंगे तो देन स्काई इज द लिमिट। क्योंकि सारे युवा और जो लोग अपने आप को कहीं इस्टेब्लिश कर चुके हैं, वहाँ से लौट करके और वापस अगर सार्वजनिक जीवन में आना चाहते हैं, मुझे लगता है इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। बिल्कुल सर। थैंक यू। और अरुण तो सैकड़ों हजारों युवाओं के लिए बीकानेर में प्रेरणा स्रोत रहा है सर। बड़ा ऊर्जावान लड़का, इंजीनियर बाय प्रोफेशन एंड हैज बीन स्टेइंग इन द यूएस फॉर लास्ट मोर देन 20 years आई सपोज, राइट? 18 years, दैट्स ट्रू। तो सामाजिक सरोकार। नितेश सर को गुलाब भेंट करने की प्रक्रिया। सर आज तो वास्तव में ऐसा लगा ही नहीं कि सर हमारा ये विमर्श कहीं पर रुके, चर्चा कहीं पर रुके। आपने जो स्नेह दिया सर, आपने जो मार्गदर्शन दिया, ये बच्चे, भवानी सिंह जी पता रहे, नितेश, अरुण, ये बच्चियाँ, जय किशन जी, है ना? आप फोटोग्राफ्स प्रॉपर लें सर, आप फोटो लें, है ना? और हम सब ये बच्चियां भी सर के साथ फोटो खिंचाएं और सर जैसा बनना है। हाँ 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 हाँ, यहाँ ऊपर आ जाओ आप लोग। नहीं अभी बैठे, दैट कैमरा, यस 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 यस, रूसी आ जा। कोई बात नहीं। यस सर, ये इंस्पिरेशनल प्रेजेंस आपकी इन बच्चियों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगी सर, मुझे ये विश्वास है। आप जैसे बेहतरीन अफसर जब बच्चों के साथ में मिलते हैं, ये समाज निर्माण की प्रक्रिया का बेहतरीन अंग है सर। हम लोग शिक्षक हैं, आप लोग सेना के वो अधिकारी हैं जिनकी वजह से पूरा शहर निश्चिंत होकर के सोता है। डन। अरुण आजा, नितेश, गणपत, आप लोग भी आजा। यस सर। Go girls, one by one. Girls said they wish to give you. Kanak Vishnoi, ever smiling. Right. ये छोटी छोटी सी बच्चियां सर, मैं इनको संसद घुमा के लाया था सर कोविड से पहले। आपके बच्चे काफी मोटिवेटेड हैं। अरे सर, ये
मेरा मेरा बड़ा सौभाग्य है सर, मुझे बीकानेर के सब बेहतरीन बच्चे मिले, सबसे बड़े औद्योगिक घराने के बच्चों को पढ़ाने का अवसर मिला। ईश्वर की अनुपम कृपा रही है। नितेश, ये देखिए सर, ये सब वो बच्चे हैं जो सर अब अपने अपने फील्ड में ये महारथी हैं सर। नितेश बिजनेसमैन है, ये गणपत है सर, ये पढ़ाता है बच्चों को। माय सन करण, राइट। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मौका दिया। और मैं तो ऐसे भी इंटरेक्ट करता रहता हूँ स्टूडेंट से, और अपन एक नई परिपाटी शुरू कर रहे हैं ऐसे कि जैसे होता है ना कि संगठित अपराधियों को पहले संगठित अपराधियों को सह मिलती थी या जो भी चीज़ें होती थी, तो अपन एक जोश से कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले हैं उनके लिए जीरो टॉलरेंस है। और इसमें जब तक आपने सुना होगा जेपी आंदोलन का नाम सुना है? हाँ, तो जेपी आंदोलन में क्या सारे युवा थे उनके साथ, तो युवाओं की इतनी बड़ी फौज है बीकानेर में। अपने को तो जीरो टॉलरेंस फॉर ऑर्गेनाइज क्राइम, जीरो टॉलरेंस फॉर क्राइम अगेंस्ट विमेन। जो सोसाइटी अपने बहन बेटियों की इज्जत नहीं करता वो सोसाइटी कभी आगे नहीं बढ़ सकता, कभी भी नहीं। तो आप सभी ये संकल्प लेकर के जाएं कि सारे कोई भी अगर कोई ऐसा कोई काम करता है, और वी आर देयर विद यू। ये सारे सेशन जो अपन कह रहे हैं, मी एज ए हेड ऑफ द रेंज, 4 जिलों का मुखिया होने के नाते मैं उनके बिहाफ पे कह रहा हूँ, आप जिन थानों में भी जाएंगे हम ये परिवर्तन लाना चाह रहे हैं कि आपको सकारात्मक पुलिस मिले, आपके साथ आपके भाई बहन की तरह व्यवहार करने वाला पुलिस मिले। तो जब भी आपको ऐसा कोई अवसर मिले आप जरूर जाएं, और नहीं तो मैं हूँ यहाँ पे, आप मुझे सीधे अप्रोच कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया से भी कर सकते हैं, मेरे ऑफिस में भी आगे कर सकते हैं। बच्चे मुझसे मिलते हैं, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि तभी मैं अपने आप को कनेक्ट कर पाता हूँ। और मॉडरेटली आपके रेंज को एक युवा आईजी मिला है जो कि मेरे पास ज़्यादा ऊर्जा है तो आप लोगों के बीच में आने में मज़ा आता है। और बहुत बहुत शुक्रिया किशोरी जी, आपने मुझे यह मौका दिया। और हमारे बंधु हैं रमजान जी, ये बहुत सालों से मुझसे जुड़े हुए हैं। और अरे आप थैंक यू सर, थैंक यू। एक ही ग्रुप है सर, हम पासवान साहब के साथ एक बार यूएस जा रहे हैं सर, जान नहीं पाए। आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, इस काम को इसी तरह से आगे बढ़ाएं। और पढ़ने लिखने के अलावा समाज निर्माण का भी कार्य कर रहे हैं, सबसे महती बात है। और किसी भी ढंग से यहाँ बीकानेर में रहते हुए या बीकानेर के बाहर मैं इस पूरे आंदोलन का हिस्सा बन पाऊं तो मुझे गर्व होगा इसका। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। ये बच्चे जिंदगी में आपके सानिध्य के सदैव ऋणी रहेंगे, मैं भी रहूँगा सर। प्रणाम सर, प्रणाम।